हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, होली स्टडी पॉइंट की तरफ से सभी लोगों को शुभ प्रभात। और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट 5। इसके पहले आपको 4 प्रैक्टिस सेटों को प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उन सभी 4 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है तो होली स्टडी पॉइंट में एक प्लेलिस्ट है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आप वहां से जा करके वहां से इन चारों प्रैक्टिस सेटों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, जैसा कि मैं डेली कहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और दोस्तों, मैं बात बता दूं कि जितने भी प्रश्नों को हम शामिल करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट में, उस वह जो है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं, इस जो क्वेश्चंस पूछे गए रहते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन को मेंशन किया जाता है हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों में। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है संख्या गमन। संख्या गमन का सही संधि विच्छेद है सखी धन आगमन, सखी धन आगमन, सखी धन गमन, और डी है संख्या धन गमन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प ए। सख्यागमन का जो सही संधि विच्छेद है वह होगा सखी धन आगमन। अगर पूछ दे कि सख्यागमन में कौन सी संधि होगी तो यहाँ आपका क्या होगा? एण संधि होगी। क्या होगी दोस्तों? एण संधि होगी यहाँ पे सख्या गमन में। आगे के प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न क्या है दोस्तों? दिया गया है एतन मुरारी। क्या दिया गया है? एतन मुरारी में संधि पूछी गई है, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, और डी दिया गया है अयादि संधि। तो दोस्तों, एतन मुरारी में जो है आपका व्यंजन संधि है। क्या है? व्यंजन संधि। आइए जानते हैं कैसे व्यंजन संधि है। अगर दोस्तों हम एतन मुरारी को अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका होगा एतत धन मुरारी। याद रखेंगे, एतत धन मुरारी इसका संधि विच्छेद होगा। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे व्यंजन संधि होगी दोस्तों। आगे देखेंगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सरासर में कौन सा समास है? पूछा जा रहा है सरासर में समास पूछा जा रहा है कौन सा है? तो द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव, और डी दिया गया है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, यहाँ पे जो समास है आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है सरासर में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, और डी दिया गया है द्वंद्व समास। तो दोस्तों, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद जो प्रधान होता है उसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। कौन सा समास कहते हैं दोस्तों? अव्ययी भाव समास कहते हैं जिसका पहला पद प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अष्टाध्यायी पूछा गया है, अष्टाध्यायी में समास क्या है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, और डी दिया गया है तत्पुरुष समास। तो दोस्तों, अष्टाध्यायी जो है आपका क्या है? जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूं, जो पहला पद होता है संख्यावाचक होता है। तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प बी, द्विगु समास होता है अष्टाध्यायी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्मुखी का शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पूछा जा रहा है कि बहिर्मुखी शब्द में उपसर्ग क्या है? तो बहिर, बहिर, और डी दिया गया है बहिष। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपका, जैसा कि आप सही सोच रहे हैं, इसका सही उत्तर है विकल्प बी। बहिर जो है इसका बहिर्मुखी में उपसर्ग है बहिर। याद रखेंगे, और नीचे एक हलंत लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या है? वैचारिक, विचारिक, विचौरिक, और डी दिया गया है वैचारिक। तो दोस्तों, यदि हम विचार में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा क्या? वैचारिक। विकल्प आप डी सही उत्तर दे रहे हैं। वैचारिक शब्द जो होता है यदि एक प्रत्यय लगाने से विचार में बनता है वैचारिक शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों। दिया है कि तिलक शब्द किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, और डी दिया गया है संकर। तो दोस्तों, जो तिलक शब्द है वह क्या है?
तिलक होता है आपका तत्सम शब्द। क्या होता है दोस्तों? आप सही सोच रहे थे कि जो तिलक जो है आपका तत्सम शब्द है। अगर हम तिलक के तत्भव की बात करेंगे तो टीका होता है। याद रखेंगे दोस्तों, टीका होता है तिलक का तद्भव शब्द। आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव पूछा जा रहा है। प्यास, प्रांगण, उद्वेग, आश्रम। तो दोस्तों जैसा कि आप उत्तर दे पा रहे हैं, प्यास जो है आपका क्या है? तद्भव शब्द है। अगर हम प्यास के तत्सम की बात करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? पिपासा। याद रखेंगे, पिपासा जो होता है प्यास का तत्सम शब्द होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इससे जो है प्यास और पिपासा से क्वेश्चंस को पुटअप किए गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो याद रखेंगे, प्यास आपका जो है तद्भव शब्द है, पिपासा आपका संस्कृत शब्द है यानी तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया पूछी जा रही है। कौन से वाक्य में है? पानी बरस रहा है, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, श्याम निबंध लिखता है, और डी है राम मोहन को रुला रहा है। पूछा जा रहा है अकर्मक क्रिया, जो क्रिया कर्म के साथ नहीं आती है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है, सीधे सीधे शब्दों में। तो यहाँ पे देखिए कि पानी बरस रहा है, यहाँ पे कोई कर्म नहीं आया है। तो जब क्रिया कर्म के साथ आती है तो सकर्मक, और यदि क्रिया कर्म के साथ नहीं आती है तो अकर्मक। यहाँ पे देखिए पानी बरस रहा है लेकिन यहाँ पे कोई कर्म नहीं है। इस तरह से अगर हम देखेंगे तो विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, और यही आपकी इसमें अकर्मक क्रिया होगी। बात करेंगे विकल्प बी की, तो इसमें देखिए गेहूं है, तो गेहूं कर्म के साथ आता है। कर्म, मैं गेहूं पिसवाता हूँ, क्या पिसवाता हूँ? तो गेहूं। यहाँ पे क्या है? गेहूं है, तो यह जो है सकर्मक क्रिया है। बात करते हैं विकल्प सी की, श्याम निबंध लिखता है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखता है? निबंध लिखता है, तो यह भी कर्म के साथ आया हुआ है। राम मोहन को रुला रहा है, किसको रुला रहा है? तो मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ भी एक कर्म आया हुआ है। इस तरह से इन तीनों में जो है सकर्मक क्रिया है, जबकि विकल्प ए आपका सही उत्तर है। आगे के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। क्या है? प्रति उत्पन्न मति दिया गया है। प्रति उत्पन्न मति का क्या अर्थ क्या होगा? कि उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, और जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसी को कहते हैं प्रत्यत प्रति उत्पन्न मति। जी हाँ दोस्तों, जो प्रति उत्पन्न मति है उसका अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, वही कहलाता है प्रत्युत्पन्न मति। याद रखेंगे, प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ होता है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके, उसी को कहते हैं प्रत्युत्पन्न मति। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अविकारी शब्द क्या होता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय। तो दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये जो होते हैं तीनों विकारी शब्द होते हैं, जबकि अव्यय जो होता है वह अविकारी शब्द की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तरंग, घोटक, घोड़ा है। तो घोटक मीन्स भी घोड़ा है, मीन्स भी घोड़ा होता है, घोड़ा का घोड़ा अवश्य अश्व होता है, घोड़ा। और देखिए जो तरंग दिया गया है ये आपका विकल्प सही नहीं है। तरंग मीन्स होता है लहर। याद रखेंगे, समुद्र की जो लहर होती है उसी लहर की ये पर्यायवाची है तरंग। याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है फूल का पर्यायवाची क्या होगा? तो फूल का पर्यायवाची चिन्ह, इसमें पर्यायवाची चिन्हित कीजिए कि मुकुल, निकुंज, तुषार, और डी है प्रसून। दोस्तों जो फूल की पर्यायवाची है इसमें वह है विकल्प डी, प्रसून मीन्स होता है फूल। पुष्प मीन्स भी फूल होता है, गुल मीन्स भी फूल होता है, सुमन मीन्स भी फूल होता है। आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? वैमनस्य का विलोम शब्द पूछा जा रहा है कि वैमनस्य का विलोम शब्द होगा विमनस्य, सौमनस्य, सुमनस्य, और डी है ओमनस्य। तो दोस्तों जो वैमनस्य का विलोम शब्द है वह होगा विकल्प बी, सोमनस्य होगा। क्या होगा? सोमनस्य जो होता है वैमनस्य का विलोम शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रसारण का विलोम शब्द है, प्रसारण का विलोम शब्द पूछा जा रहा है प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, और डी दिया गया है संदर्शन। तो दोस्तों जो प्रसारण का विलोम होता है वो आकुंचन होता है, विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, इस वाक्य के लिए एक शब्द है। क्या है? अवीरा, अबला, असहाय, और डी है अकेल्या। तो दोस्तों जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो उसको हम अबीरा कहते हैं, विकल्प आपका ये सही उत्तर है, अबीरा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो धरती फोड़कर जन्मता है
उसे क्या कहते हैं? स्वयंभू, जन्मजात, जरायुज और डी दिया गया है उद्भिज। तो दोस्तों जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको हम कहते हैं उद्भिज। क्या कहते हैं दोस्तों? उद्भिज कहते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उद्भिज कहते हैं। विकल्प आपका डी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दिया गया है अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइएगा आप लोग, साधु, शून्य, सांसारिक, हस्तक्षेप। बहुत माइनर मिस्टेक है दोस्तों इसमें। अगर आप विकल्प डी देख पा रहे हैं, हस्तक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? हस्तक्षेप होता है। बाकी के ये तीनों आपके सही हैं, साधु, शून्य और सांसारिक। याद रखेंगे, चारों वर्ड आपके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? पूछा जा रहा है राम सीता से सुंदर है, यहाँ पे कारक विभक्ति क्या आ रही है? से आ रही है। करण में भी से होता है, लेकिन यहाँ पे साधन के लिए जो उपयुक्त होता है, जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटी जा रही है तो यहाँ पे क्या है? कुल्हाड़ी में करण कारक है। अपादान कारक पूछा जा रहा है, अपादान, संप्रदान और डी दिया गया है संबंध कारक। तो दोस्तों इसमें विकल्प जो है बी आपका सही उत्तर है, अपादान कारक। अपादान कारक जो है इसमें आपका होगा, देखिए जो यहाँ पे अलग होने की अतिरिक्त जो है तुलना करने का भाव आता है, वहां पे भी होता है अपादान कारक। याद रखेंगे। तो सीता, राम जो है सीता से सुंदर है, यहाँ पे राम और सीता के बीच क्या है? कंपैरिजन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है? शत्रु होना, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना और दरिया दिली होना। तो दोस्तों नाक का बाल होना मुहावरे का जो अर्थ है वह है विकल्प सी, आप देख पा रहे हैं, अकारण प्रिय होना। क्या होता है दोस्तों? अकारण प्रिय होना जो होता है नाक का बाल होने का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है? गबन, रंगभूमि, सेवा सदन और डी सी दिया गया है मंगल सूत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? विकल्प सी, मंगलसूत्र जो है प्रेमचंद्र का एक अधूरा उपन्यास है। बाकी गबन, रंगभूमि, सेवा सदन ये तीनों जो है पूर्ण हैं, लेकिन मंगलसूत्र जो है यह अधूरा उपन्यास है प्रेमचंद्र जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? विभत्स, रौद्र, अद्भुत और डी दिया गया है भयानक। तो दोस्तों जुगुप्सा जो है पूछा जा रहा है किस रस का अस्थाई भाव है? तो जुगुप्सा का जो है अस्थाई भाव विभत्स रस, आप देख पा रहे हैं, विभत्स रस का अस्थाई भाव जो है आपका जुगुप्सा होता है। याद रखेंगे, जिसका मतलब होता है घृणा। याद रखेंगे दोस्तों, जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा और घृणा जो है विभत्स रस का अस्थाई भाव होता है। लेकिन पूछा यही जाता है बार बार कि जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव? तो विभत्स रस का। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किस छंद का जो है प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? दोहा, सोरठा, कुंडलियां और रोला। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, कुंडलियां एक छंद है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है। याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया गया है वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष और डी दिया गया है रूपक। तो दोस्तों मनुष्य वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यानी दो बार आया है मनुष्य। तो देखिए दोस्तों इसमें अगर हम बात करेंगे अलंकार की, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो है अलंकार है विकल्प ए, अनुप्रास अलंकार है। वह वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इसमें जो है आपका अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों ये था जो है 25 क्वेश्चंस हिंदी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आई होप आपके 25 में से 25 सही होंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।